ये कहानी एक 24 साल के लड़के की कहानी है। वो लड़का जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी गलती जिसने उसकी जान ले ली। पुलिस को जब उसकी लाश मिलती तो उस लाश के साथ एक डायरी और एक कैमरा भी मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि इस लड़के ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ पल किस तरीके से गुजारे, कैसे वो आखिरी वक्त में लोगों का इंतज़ार करता रहा कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिलती। 6 सितंबर 1992 ये वो तारीख थी जब दो हाइकर्स अमेरिका के अलास्का की पहाड़ियों पर हाइकिंग करते हैं। हाइकिंग के दौरान उनकी नज़र एक बस पर पड़ती, जो बस पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई थी, सिवाय उस बस के टॉप के जो उन लोगों को नज़र आता है। जब वो उस बस के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि बस के अंदर से बेहद गंदी बदबू महसूस हो रही है। वो पहले सोचते हैं कि शायद इस बस के अंदर कोई जानवर मर गया हो। जैसे ही वो बर्फ़ को हटाकर अंदर जाते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। असल में उस बस के अंदर कोई जानवर नहीं मरा था, बल्कि उसके अंदर एक इंसानी शरीर था जो कि सड़ रहा था। ये देखते ही वो फ़ौरन इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस की टीम मौके से हेलीकॉप्टर से पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है और उस बस के अंदर से जो भी सामान थे, जो ये महसूस हो रहे थे कि ये सामान इसी लड़के की है, वो सब कुछ अपने कब्ज़े में लेते हैं, जिनमें एक डायरी और एक कैमरा भी होता है। इस डायरी और कैमरे से आगे की कहानी पता चलती है कि आखिर इस लड़के के साथ ऐसा हुआ क्या। असल में 12 नवंबर 1968 ये वो तारीख थी जब अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के इंगलवुड इलाके में एक लड़के की पैदाइश होती है। इस लड़के का नाम जॉनसन क्रिस्टोफर रखा जाता है। जॉनसन क्रिस्टोफर के अलावा उसके 6 भाई और एक बहन थे, जिनमें एक बहन जो कि उसकी सगी बहन थी, बाकी 6 भाई उसके सौतेले भाई थे। असल में क्रिस्टोफर के पिता ने 2 शादी कर रखी थी। पहली पत्नी से 6 बच्चे होते हैं और दूसरी पत्नी से क्रिस्टोफर और उसकी एक बहन। क्रिस्टोफर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके दिमाग खुलते हैं और वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई के दौरान जब वो दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक दिलचस्पी आती है। वो दिलचस्पी ये थी कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। इसी सपने के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसी बीच उसका परिवार कैलिफोर्निया से निकलकर वर्जीनिया चला जाता है। अब ये परिवार वर्जीनिया में रहता है। वर्जीनिया में ही क्रिस्टोफर अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करता है। 12th कंप्लीट करने के बाद उसके दिमाग में एक सोच आती है, वो ये कि वो वापस कैलिफोर्निया जाए, वहाँ से अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर कहीं ट्रिप पर निकले। इसी के चलते वो कैलिफोर्निया आता है। कैलिफोर्निया आने के बाद अपने दोस्तों के परिवार से मिलता है। इसी दौरान उसके साथ एक कहानी पेश आती है, जिस कहानी को सुनने और समझने के बाद क्रिस्टोफर को एक झटका लगता है। वो कहानी असल में ये थी कि क्रिस्टोफर के पिता ने 2 शादी कर रखी थी, जिनमें पहली पत्नी जिनसे 6 बच्चे थे और दूसरी शादी जिनसे 2 बच्चे थे। लेकिन क्रिस्टोफर को अभी तक ये मालूम था कि उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उसकी माँ से शादी की। लेकिन यहाँ पर आकर दोस्तों की माँ बाप से ये पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, बल्कि वो आज भी ज़िंदा है और इसी कैलिफोर्निया के इंगलवुड इलाके में ही रहती। और उसके जो पिता हैं वो अक्सर उनसे मिलने भी आया करते हैं। जैसे वो ये सुनता है उसको काफ़ी झटका लगता है। वो इस सोच के साथ अपनी ट्रिप को कैंसिल करता है और वो वापस वर्जीनिया चला आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो अपनी इस कहानी को अपने परिवार के साथ नहीं शेयर करता। वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताता। अब यहाँ आने के बाद वक्त गुजरता है। क्रिस्टोफर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। वक्त गुजरने के बाद क्रिस्टोफर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। अब ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि क्रिस्टोफर अब जॉब के लिए अप्लाई करेगा, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्रिस्टोफर अपनी पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था, जिससे वो एक अच्छी खासी इनकम भी जुटा रखा था। यहाँ पर क्रिस्टोफर एक काम ये करता है
कि वो अपनी सारी इनकम को एक चैरिटी फाउंडेशन को डोनेट कर देता है। इस चैरिटी का जो अमाउंट था वो तकरीबन 20 लाख के करीब था। क्रिस्टोफर अपने 20 लाख रुपए को डोनेट कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। माँ बाप ये इंतज़ार करते हैं कि क्रिस्टोफर को कोई नौकरी मिलेगी, लेकिन क्रिस्टोफर 1990 को अपने घर को छोड़ देता है बगैर अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई जानकारी दिए। वो घर से निकल जाता है। घर से वो सिर्फ अपने साथ एक बैग लेकर चलता है, जिस बैग में उसके कुछ ज़रूरी सामान थे। क्रिस्टोफर ने अपने पास ना तो कोई पैसा रखा और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उसके साथ उसकी मददगार साबित हो। ना तो उसके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, ना तो कैश थे, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उसकी मदद कर सके। वो सिर्फ अपनी कुछ कीमती चीज़ों को जो कि उसकी ज़िंदगी से रिलेट करते थे उन्हें ही रखता है और घर से निकल जाता है। रास्ते में कुछ दूर वो पैदल चलता, कुछ वक्त वो लोगों से लिफ्ट लेकर अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारने की कोशिश करता। वो अक्सर मालगाड़ियों पर छुप कर बैठ जाया करता था। वो लंबा लंबा सफ़र उन मालगाड़ियों से करता था ताकि कोई उसे पैसा ना मांगे और उसे पैसा ना देना पड़े, क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं। ये सफ़र लगभग 1.5 साल तक चलता है और इन 1.5 सालों में क्रिस्टोफर तकरीबन 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। इन 2200 किलोमीटर में वो अलग अलग पहाड़ियों पर जाता है, अलग अलग इलाकों में जाता है और कई जगह क्रिस्टोफर हाइकिंग भी करता है। हाइकिंग और ज़िंदगी गुजारने में उसको मज़ा आ रहा था। वो अब ये सोच रहा था कि ये जो ज़िंदगी वो जी रहा है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जी रहा है। लेकिन इसी दौरान उसके दिमाग में एक सोच आती है, जो सोच उसके दिल में बैठ जाती है। वो सोच ये थी कि उसने अपने घर को त्याग दिया, अपने घर को छोड़कर एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश की। लेकिन इस ज़िंदगी में भी उसके करीब लोग हैं। वो पॉपुलेशन वाले एरिया में रह रहा है, लोगों से उसका सामना हो रहा है, जबकि उसका सपना यह है कि वो एक अलग ज़िंदगी जिए जहाँ पर उसके साथ किसी का कांटेक्ट ना हो, वो किसी के साथ कोई ताल्लुक़ ना रख सके। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है। अब इसी सोच के हिसाब से वो फैसला करता है कि वो एक जगह का चुनाव करेगा जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के कुछ पल गुजारना चाहेगा। इसी बीच उसके दिमाग में एक जगह आती है, जो जगह आबादी के लिहाज से लगभग शून्य थी, और वो जगह थी अलास्का। अलास्का की पहाड़ियों पर वो जाना चाहता था, जहाँ पर इंसान के नाम पर कुछ भी नहीं। ये जगह साल के 12 महीने बर्फ़ से ढकी होती। यहाँ पर ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती, लेकिन इसके बावजूद क्रिस्टोफर अपने फैसले पर अड़ा रहा और वो 28 अप्रैल 1992 को यहाँ से निकलने का सोचने लगता है। इस दौरान वो एक कार को लिफ्ट के लिए रोकता है। उसके बाद फिर उस कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद ड्राइवर से कुछ बातचीत होती है। ड्राइवर उससे ये पूछता है कि तुम अलास्का क्यों जाना चाहते हो? वहाँ पर तो कोई आबादी नहीं, वो एक सुनसान इलाका है, वो पूरा एरिया आबादी के लिहाज से ज़ीरो। इसके जवाब में क्रिस्टोफर ये कहता है कि वो हाइकिंग करना चाहता है और कुछ वक्त वहाँ पर हाइकिंग के बाद वो वापस लौट आएगा। जिसके बाद ड्राइवर उसके बैग को देखता है तो बैग में कोई भी हाइकिंग का औजार नहीं होता, जिसे देखकर ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई हाइकिंग के औजार तो नहीं, तुम कैसे हाइकिंग करोगे? तो क्रिस्टोफर ये कहता है कि वो इसका जुगाड़ बना लेगा और वो हाइकिंग करेगा। जिसके बाद ड्राइवर उसको सलाह भी देता है कि तुम वहाँ ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि बगैर औजार के हाइकिंग करना जानलेवा हो सकता है। जिसके बाद क्रिस्टोफर उससे कहता है कि वो उसे अलास्का में छोड़ दे, जिसके बाद वो अपना फ़ैसला कर लेगा। ड्राइवर भी उसे अलास्का की शुरुआत में ही छोड़ देता है। ये ड्राइवर अलास्का की तरफ से किसी और जगह जाने वाला था। ये वहाँ जाता है और उसके बाद फिर वो पहाड़ियों पर हाइकिंग करना शुरू कर देता है। हाइकिंग के दौरान उसके सामने 2 नदियाँ भी आती। वो उन 2 नदियों को भी क्रॉस करता है, जबकि उसे तैरना भी नहीं आता था। असल में इस वक्त उस नदी का जो लेवल था वो लेवल लो था, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर उन नदियों को क्रॉस कर लेता है। नदी को क्रॉस करने के बाद भी काफ़ी लंबी ऊंचाई वो तय करता है, जिसमें उसे काफ़ी वक्त लगता है। कुछ वक्त के बाद वो ऊपर जाता है। उसे भूख लगती तो वो पेड़ों से बेरियां तोड़ कर खाता। उसे प्यास लगती तो वो बर्फ़ को पिघलाकर उससे अपनी प्यास बुझाया करता था। क्रिस्टोफर के पास ना तो कोई मोबाइल फ़ोन थे और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे वो किसी से कांटेक्ट भी कर सके। यहाँ पर आने के बाद
क्रिस्टोफर को कुछ वक्त के बाद ये महसूस होता है कि ये जगह खूबसूरत तो है, लेकिन ये जगह ज़िंदगी की दुश्मन भी है। इस सोच के साथ वो ये सोचता है कि कुछ दिन में वो यहाँ से वापस चला जाएगा। इसी दौरान उसकी नज़र एक बस पर पड़ती, जो बस वहाँ पर खड़ी थी। उसके चारों टायर गायब थे, लेकिन एक खोखे के तौर पर बस मौजूद थी। वो उस बस के अंदर जाता है, साफ़ सफाई करता है और उस बस को अपना घर बना लेता है। वो उस बस में कैंप करता है और कैंपिंग के दौरान वो अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ खरगोशों का शिकार करता, जिनमें कुछ गिलहरियों को भी मारता और उससे अपने पेट को भरा करता था। इस दौरान कुछ वक्त बीतता है, ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसकी अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर बोझ बनने लगती। तो वो ये फ़ैसला करता है कि अब उसे यहाँ से वापस जाना चाहिए, जिसके चलते वो वापसी के लिए तैयार भी हो जाता है। वो वापस आता है, उन नदी के करीब पहुँचता है जिस नदी को वो क्रॉस कर वहाँ गया था। वहाँ आता है तो देखता है कि नदी इस वक्त अपने उफान पर है। नदी का लेवल काफ़ी हाई और उसको तैरना नहीं आता, जिसके बाद वो उस नदी को क्रॉस नहीं कर पाता। वो वापस ये फैसला करता है कि उस बस में जाएगा। वो वापस उस बस में चला जाता है। वहाँ जाकर वो कुछ वक्त तक लोगों का इंतज़ार करता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर आता जाता दिखाई देगा तो वो उसे मदद के लिए पुकारेगा। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता है, 100 दिन गुजर जाते हैं और उसके लिए कोई भी मदद का सामान नहीं होता। यहाँ पर 100 दिन बीतने के बाद अब क्रिस्टोफर की तबीयत बिगड़ने लगती। वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इस बीच वो डायरी में अपने बारे में लिखना शुरू करता है। डायरी में वो उन बेरियों की भी तारीफ़ करता है जिन बेरियों को खाकर वो ज़िंदा रहता है। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र भी अदा करता है और उन्हीं डायरी के कुछ पन्ने को फाड़कर उस पर मदद के लिए अपील लगाकर अपनी बस के ऊपर चिपकाता है, ताकि आसपास से कोई भी व्यक्ति अगर गुजरता हो तो उसकी नज़र यहाँ पर पड़ जाए और वो उसकी मदद करे। वक्त आगे बीतता है, 101 दिन बीतता है, 102 दिन गुजरता है। रोज़ाना क्रिस्टोफर डायरी में अपने आखिरी दिन का जो वाक़या होता वो लिखता जाता है। इस बीच धीरे धीरे 7 दिनों तक वो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता है, लेकिन 8वें दिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो कुछ लिख सके। इसलिए वो उस डायरी में सिर्फ एक डॉट लिखता है, यानी डॉट बनाकर यह जाहिर करने की कोशिश करता है कि इस दिन भी वो ज़िंदा था। जिसके बाद डॉट बनाने का जो सिलसिला है वो 113वें दिन तक चलता है, यानी 7 दिन के बाद बाकी का जो दिन था वो डॉट डॉट पर जाता है। आगे जाकर 14वें दिन वहाँ पर 6 सितंबर 1992 को जब वो हाइकर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसकी नज़र उस बस पर पड़ती। जब वो बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक इंसानी शरीर है जो कि सड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती, वो बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें मौत का कारण सामने आता है। जो मौत का कारण सामने आया उसमें एक वजह ये बताई गई कि भूखमरी के कारण क्रिस्टोफर की मौत हुई, जबकि दूसरे डॉक्टर्स के मुताबिक क्रिस्टोफर जो बेरियां खाता था उन बेरियों में कुछ बेरियां जहरीली थीं जिसकी पहचान क्रिस्टोफर को नहीं होती। अब वो उन बेरियों को खाकर अपनी जान का दुश्मन बन गया। इस तरह से जब ये कहानी लोगों के सामने आई तो इस पर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, जिनमें कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि क्रिस्टोफर के साथ जो भी हुआ वो उसका खुद जिम्मेदार है, यानी उसने ये गलती की जिसका सबक उसे मिला। और दूसरी प्रतिक्रिया ये थी कि क्रिस्टोफर अपनी ज़िंदगी के जो पल थे वो अपने हिसाब से जीना चाहता था और वो अपने हिसाब से जी कर गया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये 2 तरह की सोच लोगों की सामने आई, जिसमें एक पक्ष उसकी तारीफ़ करता रहा और एक पक्ष उसके ख़िलाफ़ रहा। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।